Hello guys, welcome back to another video, and today in this video we'll be discussing AS4, that is contingencies and events occurring after balance sheet date. Contingencies and events occurring after balance sheet date. बहुत easy AS है, मैंने आपके लिए ये AS पूरा एक साइड में कवर कर लिया है। इतना सिंपल AS है। इसके प्रोविजंस कैसा बताए, इस पर क्वेश्चन फिक्स है, पर कैसे आने वाला है, क्वेश्चन कैसा आएगा उसका पैटर्न फिक्स है। आपको खाली बोल देंगे कि अभी कंटिजेंसी पे क्वेश्चन आना है तो दे विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन, दे विल आस्क यू वेदर इट इज़ अ कंटिजेंट लॉस और कंटिजेंट गेन एंड उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, क्वेश्चन आएगा अगर आया तो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे आएगा। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे आया तो दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन वेदर इट इज़ अ एडजस्टिंग इवेंट और अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट और क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ना इसमें प्रोविजंस जो लिखना है ना वो फिक्स है, वर्ड टू वर्ड सेम चीज़ें लिखनी है, खाली आपको प्रोविजंस लिखना और आइडेंटिफाई करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंटिजेंसी। अगर कंटिजेंसी का ट्रीटमेंट देखना है तो कंटिजेंसी क्या होती है वो सीखना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ कंटिजेंसी, हम लोग ने सबने सीखा है कंटिजेंट लायबिलिटी, सिचुएशन जिसका आउटकम इज़ डिपेंडेंट अपॉन सम अदर इवेंट विच इज़ अनसर्टेन इन फ्यूचर, है ना। तो इसको अगर हम लोग, अभी ये मैंने कच्चा कच्चा बोला, अगर हम लोग इसको अच्छे से फ्रेज करेंगे तो क्या आएगा, कंटिजेंसी इज़ अ सिचुएशन ultimate outcome of which will be determined only on occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events। ठीक है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट को एक एग्जाम ये पूछोगे तो यही एग्जाम्पल लिखा आएगा, ऑनगोइंग कोर्ट केसेस। ठीक है। अभी आप लॉजिकली सोचना, हम लोग कंटिजेंट लॉस के बारे में देखते हैं, कंटिजेंट लॉस, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। या तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड थिंग इज खाली एक नोट दे दो, डिस्क्लोजर दे दो कैसा हम लोग को कंटिजेंट लॉस लग रहा है आगे जाके, या फिर इग्नोर करो। तो अगर कंटिजेंट लॉस ज़्यादा प्रोबेबल है, कंटिजेंट लॉस ज़्यादा प्रोबेबल है, दैट इज़ 50% या फिर 50% या उससे ज़्यादा चांसेस है कंटिजेंट लॉस होने का, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविज़न करना है। ठीक है। अगर देर आर लेस चांसेस, देर आर लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिजेंट लॉस अकरिंग, 50% से कम चांस है, तो आप है ना नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर कर दोगे। आप नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर कर दोगे तो आपके ये दो पॉइंट थे, मोर देन इक्वल टू 50% एंड लेस देन 50%। और अगर एकदम रिमोट चांसेस है, व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट, लाइक लेस देन 5% चांसेस, तो आपको उसको इग्नोर करना है। ठीक है। अभी कंटिजेंट गेन्स पे आ जाते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग है ना लॉसेस एक बार के लिए पहले से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट प्रॉफिट जो रहते हैं वो अगर हम लोग को बुक्स में रिकॉर्ड करने तो एकदम सर्टेन होना पड़ेगा, एकदम सर्टेन होना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो हम लोग इधर जो प्रोविजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, तो इसमें प्रोविजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बदले आएगा रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक ऑप्शन होगा डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट्स, और एक ऑप्शन है इग्नोर। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट या फिर गेन्स को कब रिकॉर्ड करोगे, जब आप लोग सर्टन हो, यू आर सर्टन दैट आगे जाके गेन होने वाला है, वर्चुअली ऑलमोस्ट सर्टेन 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाके होएगा, तो आप रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट करोगे। ठीक है। अगर मोर प्रोबेबल है, 50% से ज़्यादा चांसेस है, तो खाली आप एक डिस्क्लोजर दोगे। 90% से कम बट 50% से ज़्यादा है, तो आप एक डिस्क्लोजर दे दोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। लेस प्रोबेबल, 50% से कम चांसेस है, इग्नोर। 5% से कम चांसेस तो ऐसे भी इग्नोर करोगे। ठीक है। ये आपका था कंटिजेंसी। एक बार फटाफट डेफिनेशन रीड करना मेरे साथ, जोर से रीड करना, दिमाग में बैठ जाएगा। कंटिजेंसी इज अ सिचुएशन अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच विल बी डिटरमाइंड ओनली ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। क्लासिक एग्जाम्पल ऑनगोइंग कोर्ट केसेस। और कंटिजेंट लॉस और कंटिजेंट गेन्स याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो आपको ये 50-50 और 5% और वो 95% वाला याद रह जाएगा। ठीक है। अगर है ना, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, सेकेंड पार्ट ये एएस का, दैट इज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद जो भी इवेंट हुआ वो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है? नो, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब क्या हुआ पता है, जब आपने बैलेंस शीट बनाया वो दिन से लेके जब तक बैलेंस शीट अप्रूव होने वाला है, जब तक बैलेंस शीट अप्रूव होने वाला है उसके बीच में जो भी इवेंट्स होएंगे उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये आपका इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है।
ठीक है. सो रिपीट विथ मी. व्हाट आर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर इवेंट्स व्हिच अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट but before the approval of financial statement, but before the approval of financial statement. ठीक है. फिर अभी हम लोग पहले ना एडजस्टिंग इवेंट देखते हैं. अभी नाम सुन के ही थोड़ा बहुत तो समझ जाना चाहिए. एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या? एक ऐसा इवेंट अगर हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद बट अप्रूवल के पहले कि उसका इफेक्ट कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन पे जा रहा है. उसका इफेक्ट कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन पे जा रहा है. एडजस्टिंग वर्ड सुन के क्या समझता है कि कोई ऐसा इवेंट अकर हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वो जो इवेंट का इफेक्ट है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस के ऊपर है ना एडजस्टमेंट दे रहा है. ठीक है. अब ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया. बट अभी प्रोविजन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना है व्हाट आर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. फिर लिखना है एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स. Adjusting events are those events which provide additional evidence. Additional evidence किसका? हम लोग ने क्या बोला था किसके ऊपर इफेक्ट आता है? Of conditions that existed at balance sheet date. तो adjusting events are events क्या? Which provide additional evidence of conditions that existed at balance sheet date. ठीक है. इसका क्लासिक एग्जांपल लेते हैं. क्रेडिट सेल्स है. क्रेडिट सेल्स आपने ना 15 मार्च को किया. ठीक है. अभी 15 मार्च को गया, 31 मार्च को आपका बैलेंस शीट बन गया. उधर से लेके अप्रूवल के बीच में सब अप्रूवल का डेट हम लोग ने लिया है 30 जून. उसके बीच में 15 अप्रैल को बैड डेट्स हुआ. तो अब ये बैड डेट्स हुआ, इसका एडजस्टिंग इफेक्ट किसके ऊपर आने वाला है? आपने जो सेल्स किया था उसमें क्रेडिट सेल्स किया था तो एंट्री क्या पास किया था? डेटर टू सेल्स है ना, डेटर टू सेल्स. और आपने ये बैलेंस शीट पे डेटर्स दिखाया. बट अभी इसमें से कुछ पार्ट बैड डेट्स हो गया, कुछ पार्ट बैड डेट्स हो गया. तो ये जो बैड डेट्स हुआ उसका इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? जो हम लोग ने डेटा रिकॉर्ड किया था उसके ऊपर ना. तो दिस इज़ अ एडजस्टिंग इवेंट. ठीक है. अभी फिर समझते हैं व्हाट इज़ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. व्हाट इज़ नॉन एडजस्टिंग इवेंट? ये है ना बहुत ईजी है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट. मतलब इसका बैलेंस शीट डेट पे क्या सीन था उससे कोई लेना देना नहीं है. बैलेंस शीट डेट के बाद क्या हुआ खाली वो बता रहा है बस. ठीक है. तो आपको अगर एडजस्टिंग इवेंट्स आइडेंटिफाई करना आता है तो आपके लिए क्या हुआ? बचा हुआ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हुआ. खाली आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट का प्रोविजन याद रखना. व्हाट आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट. अब ये ना इसमें हम लोग इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे. हम लोग इसमें इसका एडजस्टिंग इवेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? कंसिडर इन बुक्स ऑफ अकाउंट. इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा? कंसिडर इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हम लोग लिखेंगे कंसिडर इन बुआ. ठीक है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आप उसको करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इग्नोर कर दोगे. आप उसको करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इग्नोर कर दोगे. बट जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ट्रीटमेंट करोगे ना तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो आएगा. ठीक है. ये था हम लोग का फर्स्ट पॉइंट. फिर उसके बाद अगर सिग्निफिकेंट है अभी नॉन एडजस्टिंग इवेंट आर द इवेंट दैट आफ्टर बैलेंस शीट डेट इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट. तो बैलेंस शीट के पहले जो हुआ इसका उससे लेना देना है ही नहीं. तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ट्रीटमेंट आने ही नहीं वाला. भले ही सिग्निफिकेंट है बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट नहीं आएगा. तो हम लोग खाली डिस्क्लोजर करेंगे. अगर सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोजर करेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट है तो इग्नोर करेंगे. और मानो कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसा कोर्ट केस फाइल हुआ आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कोई ऐसा कोर्ट केस फाइल हुआ जिसमें आपके गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर आग वाग लग गई या फिर कुछ हुआ जिससे आपके गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ रहा है. तो आपको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा बाय लिक्विडेशन अकाउंटिंग. ओके. अब ये ना मैं आपके साथ सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट 4 एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. मतलब ये एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस, अगर सम आया ना तो ये 4 में से 2 चीज़ तो रहेगी मेरे हिसाब से. तो वो डिस्कस कर लेते एक बार. ठीक है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आग लग गई फैक्ट्री में.
तो फायर अकर्ड एट प्रेमाइसिस, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्योंकि आग लगने वाली है, इसके बारे में हम लोग को पहले से तो भनक नहीं लगने वाली ना कि आपके प्रेमाइसिस में बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले आग लगने वाली है, उसके बारे में हम लोग को पहले से तो पता नहीं होने वाला है। तो फायर अकर्ड एट प्रेमाइसिस इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इतना हो गया। और अभी हम लोग एडजस्टिंग इवेंट्स पे आ जाते हैं। एडजस्टिंग इवेंट्स में हम लोग ने सबसे क्लासिक एग्जांपल पढ़ा है लिटिगेशन सेटलमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट फॉर इवेंट बिफोर बैलेंस शीट डेट। सपोज कोई इवेंट ए हुआ है बिफोर बैलेंस शीट डेट और वो आपने इवेंट ए रिकॉर्ड कर दिया बुक्स में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो इवेंट ए के ऊपर जो लिटिगेशन फाइल हुआ था, उसका सेटलमेंट हुआ। तो उसका सेटलमेंट हुआ तो उसका इफेक्ट इवेंट ए पे भी आएगा जो हम लोग ने पहले रिकॉर्ड किया था। तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, लिटिगेशन सेटलमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट फॉर इवेंट्स बिफोर बैलेंस शीट डेट। तो ये आपका हो गया एडजस्टिंग इवेंट। बट अगर मैं ना ये वाला बिफोर चेंज करके अगर मैं आफ्टर कर दूँ, ये वाला बिफोर चेंज करके, तो ये हो जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब फ्रॉड और एरर तो पहले हो गया है, आप खाली उसका डिटेक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट कर रहे हो, तो ये एडजस्टिंग हो जाएगा। आपने डिटेक्ट भले ही अभी किया बट वो एग्जिस्ट पहले से कर रहा है, तो हम लोग को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा उस चीज़ का, तो वो एडजस्टिंग हो गया, ठीक है। तो बहुत छोटा एएस है, इसके मेन क्या है, क्रक्स जो प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, वो सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार है ना फटाफट से डेफिनेशन याद कर लेते हैं। कंटिजेंसी इज अ सिचुएशन अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच विल बी डिटरमाइंड ओनली ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। एग्जाम्पल इज ऑनगोइंग कोर्ट केस। फिर ये कंटिजेंट लॉस कंटिजेंट गेन आप खुद से कर लेना। फिर व्हाट आर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स विच अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हो सकता है एडजस्टिंग या तो नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एक्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। नाउ कम्स नॉन एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज विच आर इंडिकेटिव दैट एक्जिस्टेड ऑफ कंडीशंस दैट एक्जिस्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो मैंने अभी डिस्कस किए। सो ये एएस इतना ही है, आपको खाली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो मैंने अभी डिस्कस किए, डेफिनेशंस, वो याद रखना है। आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखोगे, आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे आरटीपी एमटीपी का, आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो आपके लिए आरटीपी एमटीपी कोई भी क्वेश्चन क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉर नोट्स डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू।